फिलहाल हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है बायोमोलिक्यूल्स। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट बेसिकली ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन्स हुआ करते हैं। तो ऑप्टिकली एक्टिव का यहाँ मतलब ये होता है कि ऐसा कंपाउंड जो कि प्लेन पोलराइज लाइट को राइट या लेफ्ट रोटेट कर देता है, उसे हम लोग कहते हैं ऑप्टिकली एक्टिव। तो यहाँ पर ऑप्टिकली एक्टिव जो कंपाउंड होगा उसमें कार्बन की वैलेंसी क्या होगी, चारों की चारों डिफरेंट होने वाली है। दूसरा मैंने यहां लिख रखा है ऐसे कंपाउंड जिसका अगर हाइड्रोलिसिस कर दे तो ये फिर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सिन कीटोन पैदा कर देंगे। वे कंपाउंड भी कार्बोहाइड्रेट्स की अंतर्गत आएंगे। ठीक, समझ में आ गया। नेक्स्ट आता है कि कार्बोहाइड्रेट्स के टाइप्स बेस्ड ऑन हाइड्रोलिसिस। तो यहां पर आता है सबसे पहले मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स वो सबसे सिंपलर सैकेराइड्स होते हैं विच कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड, उसे हम लोग मोनोसैकेराइड्स कहते हैं। इसमें आते हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। डाइसैकेराइड्स ऐसे सैकेराइड्स होते हैं विच प्रोड्यूसेस 2 मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स ऑन हाइड्रोलिसिस। जैसे आप सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ग्लूकोज मिलेगा एंड फ्रक्टोज मिलेगा। अभी इन सबकी भी हाइड्रोलिसिस हम लोग देखने वाले हैं। ओलिगोसैकेराइड्स क्या होता है, अगर जिसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो 2 से 10 मोनोसैकेराइड्स मिल रहे होते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं ओलिगोसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स के अंतर्गत कौन से आते हैं, स्टार्च, सेलुलोज एंड ग्लाइकोजन। अगर आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यहाँ पर भाई साहब स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन में डिफरेंस पूछता है। अगला बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है रिड्यूसिंग शुगर्स एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होते हैं। तो रिड्यूसिंग शुगर ऐसे शुगर्स होते हैं विच कैन रिड्यूस टॉलरेंस रिएजेंट एंड फेलिंग सॉल्यूशंस, और नॉन रिड्यूसिंग शुगर ऐसे शुगर्स होते हैं विच कैन नॉट रिड्यूस टॉलरेंस रिएजेंट एंड फेलिंग सोल्यूशन। ये वाला पॉइंट आप याद करो चाहे ना याद करो, पेपर के पॉइंट से भाई आपको इतना पार्ट तो पहले याद होना चाहिए रिड्यूसिंग शुगर क्या होते हैं। तो ठीक, समझ में आ गया। उसके बाद रिड्यूसिंग शुगर के अंतर्गत कौन कौन से हमारे पास एग्जांपल आते हैं, ग्लूकोज आता है, फ्रक्टोज आता है, माल्टोज आता है, लैक्टोज आता है। और नॉन रिड्यूसिंग शुगर का एग्जांपल तो भाई साहब सच में याद करें ना, बहुत बार पूछा गया नॉन रिड्यूसिंग शुगर का एग्जांपल है। यहाँ पर मैंने एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट लिख रखी कि जितने भी मोनोसैकेराइड्स होते हैं और डाइसैकेराइड्स होते हैं सारे के सारे कैसे होते हैं, रिड्यूसिंग शुगर होते हैं एक्सेप्ट सुक्रोज। सुक्रोज हमारा क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, बाकी सब क्या है, रिड्यूसिंग शुगर है। तो याद रखना ग्लूकोज फ्रक्टोज हमारे पास क्या है, ये सारे मोनोसैकेराइड्स है। माल्टोज लैक्टोज क्या है, डाइसैकेराइड्स है। ठीक है। नेक्स्ट बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है कि इन्वर्ट शुगर क्या होते हैं। तो जब भी हम लोग सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस कर रहे होते हैं तो उसका जो ऑप्टिकल साइन ऑफ रोटेशन होता है वो चेंज हो जाता है फ्रॉम डेक्स्ट्रो टू लीवो रोटेटरी। जो भी हमें मिक्सचर ऑब्टेन होता है उस मिक्सचर्स को हम लोग क्या नाम देते हैं, इन्वर्ट शुगर के नाम से जानते हैं। जैसे कि जो सुक्रोज होता है ओरिजिनली डेक्स्ट्रो नेचर का होता है, जब उसकी हाइड्रोलिसिस कर देते हैं तो जो ओवरऑल मिक्सचर्स बनता है वो कैसा हो जाता है, वो लीवो हो जाता है। प्लस का मतलब होता है डेक्स्ट्रो, माइनस का मतलब होता है लीवो। तो ये जो ओरिजिनली था ये डेक्स्ट्रो था, ओवरऑल जो मिक्सचर बन जाता है वो कैसा बन जाता है, लीवो। बिकॉज अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद नेगेटिव आएगा, दैट मीन्स जो ओवरऑल मिक्सचर्स हो गए उसे हम लोग क्या बोलेंगे, लीवो रोटेटरी कहेंगे। Now the next most important question is product of hydrolysis of disaccharides such as sucrose, maltose and lactose। तो यहाँ पर अगर हम सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हमें इक्विमोलर मिक्सचर मिलता है अल्फा डी ग्लूकोज का एंड बीटा डी फ्रक्टोज का। तो यहाँ पर जो प्लस लगाएगा दैट इज रिप्रेजेंटिंग डेक्स्ट्रो नेचर्स एंड माइनस इज हियर रिप्रेजेंटिंग लीवो नेचर्स। तो यहाँ पर अगर हम लोग माल्टोज का हम लोग कराते हैं क्या, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो यहाँ मिलता है अल्फा डी ग्लूकोज दोनों यूनिट्स हमारे पास सेम है। तो मैंने इस तरीके से लिखा क्यों है, जब भी आप इसका हाइड्रोलिसिस करा रहे हो तब भी आपको यहाँ पर ग्लूकोज मिल रहा है, जो चीज बदल रही यहाँ पर बदल रहा है। ठीक है, तो यहाँ याद करना क्या चीज है, यहाँ पर सब में कॉमन है, सब में ग्लूकोज है। अगर आपने सुक्रोज लिया तो यहाँ पर अल्फा है, आपने माल्टोज लिया तो यहाँ भी अल्फा है, दूसरा वाला भी अल्फा ही है। जो लैक्टोज शुगर है बेसिकली उसको मिल्क शुगर कहते हैं। तो आपको मान लिया कि हमने एग्जांपल लिया, किसी बच्चे को कह रहा हूँ बेटा मिल्क पी लो, तो दैट मीन्स जब लैक्टोज की बात करो तो वहां पे बीटा याद आना चाहिए, बेटा मिल्क पी लो, तो दैट मीन्स लैक्टोज वाले में बीटा है यहाँ पर, यहाँ बीटा डी ग्लूकोज और यहाँ पे गैलेक्टोज स्पेसिफिकली मैंने यहाँ पर मेंशन किया, गलत मत कर देना, गैलेक्टोज है। दिस वाज लैक्टोज। लैक्टोज इज बेसिकली डाइसैकेराइड्स और ये क्या है, सारे मोनोसैकेराइड्स हैं। तो ये सारे डाइसैकेराइड्स थे। डाइसैकेराइड्स का हम लोगों ने हाइड्रोलिसिस करा तो हम लोगों ने क्या ऑब्टेन किया, मोनोसैकेराइड। तो डाइसैकेराइड्स का हाइड्रोलिसिस करने से क्या ऑब्टेन होता है, मोनोसैकेराइड्स। अच्छे से याद कर लेना, यहां से क्वेश्चन गारंटीड आएगा। नेक्स्ट बेहद खास हमारे पास चीज आती है बायोकैटलिस्ट क्या होता है। बेसिकली हम लोग एंजाइम्स को बायोकैटलिस्ट कह रहे होते हैं। कैटलिस्ट बेसिकली ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि हमारे बायोकेमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं, दैट मींस उसकी स्पीड को इंक्रीज करते हैं। एंजाइम्स जो होते हैं बेसिकली हाईली स्पेसिफिक होते हैं फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शंस। अगर आपने रिएक्शन को थोड़ा सा चेंज कर दिया तो भाई साहब एंजाइम्स अलग हमारे पास यूज हो रहे होंगे, जैसे कि
सुक्रोज से हमें बनाना ग्लूकोज और फ्रक्टोज, तो हम लोग हाइड्रोलिसिस भी कर सकते हो, इन्वर्टेज नाम के एंजाइम्स का भी यूज कर सकते हैं। जिसके नाम में एज लग जाए, ASC लग जाए, तो वो क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। तो सुक्रोज के लिए हम लोग जो एंजाइम्स यूज करते हैं वो इन्वर्टेज एंजाइम्स है। और अगर हमारे पास माल्टोज दिया है तो यहाँ पे बेसिकली जहाँ O था आप वहां पे बेसिकली क्या लगा दो, A लगा दो, तो बन जाएगा माल्टेज। तो माल्टेज एक एंजाइम है जो कि माल्टोज को क्या करता है, 2 मोल्स हमें ग्लूकोज देता है, जो कि अगर हम लोग ग्लूकोज में जाइमेस नाम के एंजाइम यूज करते हैं तो हमें मिल जाता है एथिल अल्कोहल। अमीनो एसिड्स ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं विच कंटेन्स अमीनो ग्रुप विच इज बेसिक इन नेचर। द सेकेंड थिंग इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप विच इज एसिडिक इन नेचर। अब ये दोनों चीजें ना आपके पेपर में कई बार पूछा गया। इसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, इसेंशियल का मतलब होता है जरूरी, और नॉन इसेंशियल का मतलब जो जरूरी नहीं है। तो बेसिकली एसेंशियल अमीनो एसिड्स ऐसे अमीनो एसिड होते हैं जो कि जरूरी तो है, हमें बाहर से लेना पड़ता है, हमारी बॉडी नहीं बनाती है। तो डेफिनेशंस क्या है, दोज अमीनो एसिड्स विच इज नॉट सिंथेसाइज्ड बाय आवर बॉडी, उसे हम बोलते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड्स। तो एग्जांपल याद कर लेना जरूर भाई, वेलिन, ल्यूसिन या आइसोल्यूसिन इसके एग्जांपल है। एक याद कर लो, 2 याद करो, जो आपको अच्छा लगे वो याद कर लेना। नेक्स्ट आता है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। तो नॉन एसेंशियल का मतलब हो गया जो हमारी बॉडी स्वयं बनाती है, उसे हम लोग बोलते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। इसके अंतर्गत जो एग्जांपल आता है ग्लाइसिन, एलानिन। तो भाई साहब ग्लाइसिन, एलानिन का स्ट्रक्चर आपको भी पता होना चाहिए, पेपर में आपके कई दफा पूछा गया है। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द ज्यूटेरायन ऑफ ग्लाइसिन, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द ज्यूटेरायन ऑफ एलानिन। तो यू मस्ट नो द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइसिन एंड एलानिन। ओके, यहाँ देखो जो हमारे पास ये लिखा हुआ बेसिकली इसे हम ग्लाइसिन कहते हैं। और अगर आपके यहाँ पर ना, जहां पर ये हमारे पास 2 हाइड्रोजन थे, अगर एक हाइड्रोजन को हटा दें और यहाँ पर बेसिकली हम लोग मिथाइल को चिपका दे, तो बेसिकली क्या होता है, उस जो बनता है उस कंपाउंड का नाम होता है एलानिन। ठीक है, यहाँ पर ये जो NH2 ग्रुप है इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप के प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, दैट मीन्स यहाँ से H जाता है, इसके पास चिपक जाता है। सेम काम यहाँ पर भी होता है, जो ये H होता है यहाँ पर जाकर चिपक जाता है। तो बनता क्या है, बेसिकली जो NH2 था वो देखो ऐसा बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा NH3 और यहाँ पर बेसिकली हो जाएगा पॉजिटिव, और यहाँ पर क्या हो जाएगा CH2 हो जाएगा, और यहाँ बन जाएगा COO और यहाँ पर हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पर देखो सेम कंपाउंड में आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव बन गया। जब भी आपके सेम कंपाउंड में ही पॉजिटिव नेगेटिव डेवलप हो जाए, ऐसे हम लोग कंपाउंड्स को बोलते हैं ज्यूटेरायन। तो बेसिकली देखो यही लिखा गया है, ज्यूटेरायन इज अ डाइपोलर आयन्स इन द सेम कंपाउंड्स इन एक्वस सॉल्यूशन, उसे बोलते हैं लोग ज्यूटेरायन। तो इसकी डेफिनेशन अच्छे से याद कर लेना। सेम काम यहां पर भी करना है। तो ये एलानिन है, तो इसका H यहां से उठा के यहां पर चिपका देना, तो बन जाएगा NH3 पॉजिटिव। और यहां पर क्या हो जाने वाला है, अब ये 3 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जिसमें मोस्ट प्रोबेबल एक क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है कि वाई अमीनो एसिड्स आर एम्फोटेरिक इन नेचर। एम्फोटेरिक का साफ मतलब होता है दोगलापन। दैट मीन्स कि यहाँ पर जो हमारे पास अमीनो एसिड होते हैं उसके पास 2 नेचर होते हैं, दैट इज एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर। आपको पता होगा कि NH2 की वजह से यहाँ पर बेसिक नेचर आता है और कार्बोक्सिलिक की वजह से यहाँ पर एसिडिक नेचर आता है। तो बिकॉज यहाँ पर एसिडिक ग्रुप और बेसिक ग्रुप दोनों मौजूद होते हैं, इस वजह से अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। अमीनो एसिड के बाद 2 पीके वैल्यूज इसलिए हुआ करती है कि यहाँ पर एसिडिक और बेसिक ग्रुप दोनों हुआ करता है। एसिडिक के हम लोग इस्तेमाल करते हैं pKa फॉर एसिड और pKb फॉर बेसिक ग्रुप। अगला क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होते हैं। तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट बेसिकली क्या होता है कि वो पर्टिकुलर pH वैल्यू होती है जिस पर हमारा अमीनो एसिड या फिर प्रोटीन जो होता है ना तो एनोड की तरफ ना तो कैथोड की तरफ माइग्रेट करता है, उसे हम लोग बोलते हैं, उस पर्टिकुलर pH वैल्यू को बोलते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे सामने आता है पेप्टाइड। तो उसको समझने के लिए हम लोग पहले एग्जाम्पल को समझते हैं। यहाँ पर हमने लिया है ग्लाइसिन और लिया है एलानिन, जो कि थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने देखा है। तो हम लोगों ने करा क्या, जो ग्लाइसिन का होता है वहां कार्बोक्सिलिक एसिड का OH लिया, एलानिन का हम लोगों ने NH2 ग्रुप का यहाँ से H लिया, यहाँ से OH और यहाँ से H को यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बनाकर एलिमिनेट कर दिया। तो जो बना उसको यहाँ पर हम लोगों ने चिपका दिया। तो जो बनता उस प्रोडक्ट का नाम होता है पेप्टाइड। और यहाँ पर जो बॉन्ड दिखाई दे रहा है ना, बेसिकली ये बॉन्ड दिखाई दे रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पेप्टाइड लिंकेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कि जो आपको बॉन्ड दिखाई दे रहा है बेसिकली दिस इज पेप्टाइड लिंकेज। ये बात तो डेफिनेटली समझ में आ गई होगी आपको। तो बेसिकली देखो डेफिनेशन में मैंने क्या ही लिखा है यहाँ पर, जो पेप्टाइड्स होते हैं बेसिकली कंडेंसेशन प्रोडक्ट होता है ऑफ 2 और मोर अल्फा अमीनो एसिड। 2 हो या 2 से अधिक हमारे पास अल्फा अमीनो एसिड्स हो, अगर वहां पर हम लोगों ने वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट कर दिया, दैट इज हम लोगों ने क्या लिखा है, कंडेंसेशन कर दिया, तो हमें क्या मिलता है, पेप्टाइड बनता है। जो भी प्रोडक्ट बनेगा उसका नाम क्या होगा, पेप्टाइड होगा।
बेसिकली यहाँ पर हम लोगों ने 2 अमीनो एसिड्स लिए हैं, इस वजह जो प्रोडक्ट बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे डाइपेप्टाइड। तो जब आपके पास डाइपेप्टाइड था तो आपके पास पेप्टाइड बॉन्ड कितनी थी? एक थी। तो आपके पेपर में कई बार असर्शन रीजन या वगैरह हो या कहीं पे भी क्वेश्चन पूछ लेंगे कि आपके पास ट्राइपेप्टाइड और टेट्रापेप्टाइड वगैरह हो, तो आपके पास जितने पेप्टाइड होंगे उतने तो आपके पास अमीनो एसिड होंगे, लेकिन पेप्टाइड बॉन्ड हमेशा एक कम होंगे। दैट मीन्स अगर ट्राइपेप्टाइड था तो आपने अमीनो एसिड कितना लिया? 3 अमीनो एसिड्स। आपके पास पेप्टाइड बॉन्ड कितने होंगे? 2। अगर आपके पास डाइपेप्टाइड था तो आपके पास पेप्टाइड बॉन्ड कितनी थी? आपके पास सिर्फ एक पेप्टाइड बॉन्ड था। तो बॉन्ड हमेशा कम होगा और जितने पेप्टाइड होते उतने ही अमीनो एसिड हुआ करते हैं। ये वो 3 डेफिनेशंस है जिसमें से कोई ना कोई डेफिनेशन तो हर बार उठकर आ ही जाता है। तो बेसिकली पहला आता है पेप्टाइड लिंकेज क्या होते हैं। तो बेसिकली पेप्टाइड लिंकेज कहो या पेप्टाइड बॉन्ड कहो, बात एक ही है। तो ये ऐसे बॉन्ड होते हैं जो कि अल्फा अमीनो एसिड को कनेक्ट करके रखते हैं। थ्रू कैसे कनेक्ट करते हैं? C डबल बॉन्ड NH से, ठीक है। नेक्स्ट हमारे सामने आता है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ऐसा लिंकेज होता है जो कि 2 मोनोसेक्राइड यूनिट्स को ऑक्सीजन एटम के थ्रू कनेक्ट करता है, उसे बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। आपके पेपर में कई बार एग्जाम्पल पूछ लिया था, तो आपकी स्क्रीन के सामने देखिए आपके पास एक फोटोज आ रही होगी, उसको अच्छे से आप ड्रॉ कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे सामने आता है फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। तो इसको समझने से पहले थोड़ा सा यहाँ बेसिक समझो। अगर आपसे कोई पूछता है न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं, तो न्यूक्लियोसाइड बेसिकली होते हैं बेस और शुगर के कॉम्बिनेशंस। और न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं? बेसिकली बेस, शुगर एंड फॉस्फेट के कॉम्बिनेशन होता है। याद होगा टाइड में 3 लिखा है, दैट मीन्स यहाँ पे टाइड में T है, दैट मीन्स ये 3 है। तो यहाँ पे 3 चीजें होती हैं। यहाँ पर बेस होता है, शुगर होता है, फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फेट ग्रुप होता है। यहाँ पर न्यूक्लियोसाइड में तो कहा जाता है दैट मीन्स यहाँ पर सिर्फ 2 चीजें होती हैं, दैट मीन्स यहाँ पर सिर्फ बेस और शुगर्स होता है, ठीक है। अगर जो न्यूक्लियोटाइड हम लोगों ने भी यहाँ पर पढ़ा है, अगर यही न्यूक्लियोटाइड नंबर ऑफ टाइम्स अगर हमारे पास रिपीट कर जाता है तो जो उससे बनने वाली चीज होती है उसे हम लोग बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और जो न्यूक्लियोटाइड आपस में जिस बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड होते हैं उस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो बेसिकली जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है ये बेसिकली न्यूक्लिक एसिड होता है, और जो बॉन्ड होता है न्यूक्लियोटाइड के बीच में उसे हम लोग बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड या फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। तो क्या लिखा है? द बॉन्ड थ्रू विच 2 or more nucleotides join together is known as phosphodiester bond। आई होप सो कि आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। यहाँ पर पहले माइंड मैपिंग थोड़ा समझते हैं। अगर हमारे पास अल्फा अमीनो एसिड कंबाइन करते हैं तो पेप्टाइड बनता है, और पेप्टाइड के कॉम्बिनेशन से हमारे पास क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। जो ये पेप्टाइड होते हैं उनका मॉलिक्यूलर जो वेट होना चाहिए दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 10,000 यूनिट। तो यहाँ पर बेसिकली मैंने क्या लिख रखा? प्रोटीन क्या होते हैं? पॉलीमर्स ऑफ अल्फा अमीनो एसिड हुआ करते हैं। इसको हम लोग पॉलीपेप्टाइड के नाम से भी जानते हैं। वीडियो को पॉज करके फंक्शन ऑफ प्रोटीन को थोड़ा सा पढ़ें जरा। यहाँ पर अगला हमारे सामने आता है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो यहाँ पर हमारे पास प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, टर्सरी स्ट्रक्चर होता है, क्वाटर्नरी भी होता है, बट बेसिकली आपके पेपर में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी के बारे में ज्यादा पूछता है। दैट इज वाई मैंने आपको यहाँ पर वही बताया। सबसे पहला हमारे पास आता है प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर बेसिकली हमें बताता है कि हमारे प्रोटीन में अमीनो एसिड किस सीक्वेंस में अरेंज है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर हमें बताता है कि जो हमारे पास पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं वो उनका शेप कैसा है, अल्फा हेलिक स्ट्रक्चर होगा या बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर होगा। टर्सरी स्ट्रक्चर बेसिकली हमें बताता है कि जो हमारे पास जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स थी उनकी फोल्डिंग किस प्रकार से हो रखी, वो हमें टर्सरी स्ट्रक्चर उसके बारे में बताता है। तो टर्सरी स्ट्रक्चर के अंतर्गत बेसिकली आते हैं फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन। तो चलो अब पढ़ते हैं फाइब्रस एंड ग्लोबुलर प्रोटीन के बारे में। बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हमारे पास 2 प्रकार के प्रोटीन आते हैं, फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन बेसिकली क्या होता है कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं वो आपस में पैरेलल रन करती हैं। ग्लोबुलर प्रोटीन में बेसिकली जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं वो आपस में क्या करते हैं? क्वाइल्ड कर जाते हैं और हमें स्फेरिकल शेप देते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल क्या आता है ग्लोबुलर के? यहाँ पर मैं कैसे याद करता हूँ? ही क्यों कर दो इन और सी क्यों कर दो आउट। तो दैट मीन्स यहाँ पर ही से याद करना है, दैट मीन्स हीमोग्लोबिन, और यहाँ पर याद करना है ई से एंजाइम्स, और इनका मतलब होगा इंसुलिन। तो ये समझ में आ गया। नेक्स्ट आता है आपके पास जिस प्रकार से केटीएम होता है, केटीएम के बारे में अगर जानते हो तो यहाँ पर होता है केसीएम। तो यहाँ पर याद करना आपको केसीएम, तो दैट मीन्स केसीएम। कोलेजन, मायोसिन और केराटिन। केराटिन हेयर्स के लिए होता है, मायोसिन मसल्स के लिए होता है, और कोलेजन स्किन के लिए होता है। बहुत बार आपने सुने होंगे डेफिनेटली। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो भाई साहब इसको बिल्कुल आप छोड़ नहीं सकते, दैट इज डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। तो बेसिकली अगर आप टेम्परेचर का चेंज कर रहे हो या फिर पीएच का चेंज कर रहे हो, टेम्परेचर और पीएच के चेंज करने से अगर आपका प्रोटीन का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। बेसिकली होता क्या है? टेम्परेचर और पीएच के चेंज करने से हाइड्रोजन बॉन्ड जो होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है।
एज अ रिजल्ट ऑफ विच क्या होता है कि जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है वो तो एज इट इज रहती है, सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर जो होती है वो डी नेचर्ड हो जाती है, दैट मीन्स बेकार हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। ठीक है, डी नेचुरेशन ऑफ प्रोटीन के भाई सब एग्जांपल बहुत अच्छे से याद कर लेना, इसकी दो एग्जांपल बहुत फेमस है, कर्डलिंग ऑफ मिल्क और नेक्स्ट आता है कोएगुलेशन ऑफ एग ड्यू टू बॉइलिंग। पेपर में आपके कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि भाई साहब जो अंडे में पानी होता है कहाँ चला जाता है, तो भाई साहब ये रहे आपके पास जवाब, तो आप इसे अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे सामने आता है वाइटामिन्स। तो वाइटामिन्स ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि हमें थ्रू डाइट लेना पड़ता है इन अ स्मॉल क्वांटिटी, और इसकी डेफिशिएंसी से हमें क्या होता है, सेवरल डिजीजेज हो जाया करती हैं। तो यहाँ पर हमारे पास वाइटामिन की अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो हमारे पास वाटर सोल्यूबल वाइटामिन आता है, जिसमें वाइटामिन बी और वाइटामिन सी जो होते हैं वो सारे वाटर सोल्यूबल होते हैं, और जो वाटर सोल्यूबल नहीं होते उसे हम लोग वाटर इनसोल्यूबल कहते हैं, दैट इज फैट सोल्यूबल। तो फैट सोल्यूबल के अंतर्गत हमारे पास आता है कीड़ा, KEDA, कीड़ा, तो इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, कीड़ा। ठीक है, आपसे पेपर में कई बार पूछता है कि वाई वाइटामिन सी कैन नॉट बी स्टोर इन आवर बॉडी, बिकॉज वाइटामिन सी को हमें रेगुलर कंज्यूम करना पड़ता है, बिकॉज हमारे बॉडी के अंदर स्टोर नहीं हो पाते हैं, क्योंकि ये वाटर सोल्यूबल होते हैं, थ्रू यूरिन वगैरह हमारे क्या हो जाते हैं, ये फ्लश आउट कर जाते हैं। समझ में आ गया। अगला हमारे पास आता है वाइटामिन और उससे होने वाली डिफिशियंसी से होने वाले डिजीजेस। तो बेसिकली जीरोप्थैलेमिया में होता क्या है कि आपकी आईज की कॉर्निया हार्ड हो जाती है, नाइट ब्लाइंडनेस में बेसिकली रात वगैरह को दिखाई नहीं देता है। हाँ, नेक्स्ट हमारे सामने आता है विटामिन B12। B12 क्या होता है, इससे होता है परनीसियस एनीमिया। एनीमिया का साफ मतलब होता है खून की कमी। बेसिकली आपके हीमोग्लोबिन में RBC की डेफिशिएंसी हो जाया करती है। विटामिन डी से दो प्रकार के डिजीजेस हुआ करती है, एक रिकेट्स होता है, दूसरा ऑस्टियोमेलेशिया। रिकेट्स होता है बच्चों में और ऑस्टियोमेलेशिया होता है बड़ों में। तो यहाँ पर अगर बच्चों की हड्डियों में डिफॉर्मेशन आती है उसको रिकेट्स बोलेंगे, और बड़ों के में हड्डियां कमजोर वगैरह होती है उसको बोलते हैं ऑस्टियोमेलेशिया। स्कर्वी क्या होता है, मसूड़ों से खून आना, दैट मीन्स यहाँ पर होता है ब्लीडिंग गम्स की समस्या, उसको बोलते हैं स्कर्वी नाम की डिजीज। नेक्स्ट हमारे सामने आता है विटामिन के। बेसिकली विटामिन के में क्या होता है, डिलेड ब्लड क्लॉटिंग। डिलेड ब्लड क्लॉटिंग क्या मतलब होता है कि सपोज करो कि आपके बॉडी से ब्लड अगर निकल रहा हो तो ब्लड रुकता नहीं है, तो जब ब्लड रुक नहीं रहा दैट मीन्स आपके बॉडी में क्या हो गया है, विटामिन के की डेफिशिएंसी है। तो विटामिन के की जब डेफिशिएंसी होगी तो आपके पास ब्लड रुकेगा नहीं, ब्लड कंटिन्यूअसली फ्लो कर रहा होगा, कि वहां पर क्लॉटिंग अच्छे से नहीं होता है ना। नेक्स्ट आता है विटामिन B6। B6 में होता है किलोसिस। किलोसिस का साफ मतलब होता है कि अगर आपके माउथ के कॉर्नर्स वगैरह पे ना आपके ओठ वगैरह ज्यादा फट रहे हो कॉर्नर्स वगैरह पे, तो उसको हम लोग बोलते हैं किलोसिस। बेरी बेरी क्या होती है कि बेरी बेरी बेसिकली लॉस ऑफ एपेटाइट होती है, जब आपके पास भूख वगैरह नहीं लग रहा होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं बेरी बेरी, दैट मीन्स विटामिन B1 की आपको कमी है। यहाँ से पेपर में बेसिकली क्वेश्चन आता है कि स्टार्च और सेल्यूलोज में डिफरेंस बता दो। तो स्टार्च बेसिकली देखो लीनियर ब्रांच पॉलीमर्स होता है अल्फा ग्लूकोज का, और जो सेल्यूलोज होता है बेसिकली वो क्या होता है, लीनियर पॉलीमर्स होता है बीटा ग्लूकोज का। तो यहाँ पर अल्फा ग्लूकोज है, यहाँ पर बीटा ग्लूकोज है। सेल्यूलोज में देखो यहाँ पर L वगैरह ज्यादा, दैट मीन्स यहाँ पर लीनियर की बात करी जाएगी, और यहाँ पर हमारे पास स्टार्च है तो यहाँ पर लीनियर ब्रांच दोनों है। स्टार्च के कई बार कंपोनेंट पूछ लेता है, तो स्टार्च के दो कंपोनेंट यहाँ पर मेजर कौन से, माइलोज है, सेकंड क्या है माइलोपेक्टिन है। तो पेक्टिन के लास्ट में इन आता है तो इससे आप क्या याद करोगे, यहाँ पर इनसोल्यूबल है, तो जो यहाँ पर माइलोपेक्टिन है वाटर इनसोल्यूबल है, और एमाइलोज क्या यहाँ पर वाटर सोल्यूबल है। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो एमाइलोज में नंबर ऑफ लेटर्स कम है, माइलोपेक्टिन में नंबर ऑफ लेटर्स ज्यादा हैं। तो बेसिकली जो एमाइलोज होता है स्टार्च का 50% कंस्टिट्यूट करता है, और एमाइलोपेक्टिन 85% कंस्टिट्यूट करता है ऑलमोस्ट। दूसरा आता है कि जो एमाइलोज होता है वो लीनियर पॉलीमर्स होता है अल्फा ग्लूकोज, थोड़ा नाम बड़ा है तो नाम भी इनके काम भी बड़े हैं। तो एमाइलोपेक्टिन बेसिकली ब्रांच्ड पॉलीमर होता है, और जो एमाइलोज होता है वो लीनियर पॉलीमर्स होता है। ऑब्वियसली किसका पॉलीमर होगा, अल्फा ग्लूकोज का ही होगा, बिकॉज हम लोगों ने स्टार्टिंग में लिया ही क्या था, अल्फा ग्लूकोज। तो एमाइलोज एमाइलोपेक्टिन दोनों ही क्या होते हैं, पॉलीमर्स ऑफ अल्फा ग्लूकोज होते हैं। बेसिकली जो एमाइलोज होता है वो लीनियर पॉलीमर्स होता है, और एमाइलोपेक्टिन ब्रांच पॉलीमर्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज को हम लोग सेल वॉल ऑफ प्लांट कहते हैं, और दूसरा ये लीनियर पॉलीमर्स होता है बीटा ग्लूकोज का। ग्लाइकोजन को हम लोग एनिमल स्टार्च के नाम से जानते हैं। तो कई बार पूछ लेगा कि भाई साहब एनिमल स्टार्च के नाम से किसको जाना जाता है, तो पता होना चाहिए ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन ब्रांच पॉलीमर्स होती है एज एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोपेक्टिन के जैसी ही ये भी क्या होती है, ब्रांच पॉलीमर्स हुआ करती है। अगेन एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से काफी इंपोर्टेंट टॉपिक आ गया, न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड बेसिकली क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल समझते हो ना,
कि आपके पेरेंट्स को कुछ हो रखा है, आपके पेरेंट्स के थ्रू आपको भी कुछ हो गया, तो बेसिकली वो जो सारा काम कौन करता है, न्यूक्लिक एसिड करा करता है। तो न्यूक्लिक एसिड कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट हुआ करता है। न्यूक्लिक एसिड को हम लोग पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी कहते हैं। न्यूक्लियोटाइड क्यों कहते हैं, अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। न्यूक्लियोटाइड में भाई साहब आपके पास 3 चीजें होती हैं, बेस, शुगर, फॉस्फेट। न्यूक्लियोटाइड में क्या होती है, 3 चीजें होती हैं, बेस, शुगर, फॉस्फेट। तो अभी मैंने बताया था कि जो बेस, शुगर, फॉस्फेट होते हैं वो एक बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। वो बॉन्ड का नाम क्या था, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। अभी स्टार्टिंग में आपको बताया था, ठीक है। तो याद रखते ना, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड की डेफिनेशन कई बार पूछता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है केमिकल कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो केमिकल कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड का मतलब ये होता है कि न्यूक्लिक एसिड किससे बना हुआ है। तो अभी मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि न्यूक्लिक एसिड को हम लोग और क्या कहते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड का मतलब होता है जो कि बेस, शुगर और फॉस्फेट से बना हुआ है। तो ये हो गया हमारे पास शुगर, दैट इज पेंटोज शुगर। तो नेक्स्ट आ गया हमारे पास नाइट्रोजनस बेस, और ये हो गया फास्फोरिक एसिड। तो पेंटोज शुगर के हमारे पास अंतर्गत आता है बीटा डी राइबोज, जो कि आरएनए में होता है। बीटा डी 2 डिऑक्सी राइबोज, जो कि किसमें होता है, डीएनए में होता है। यहाँ पे 2 डिऑक्सी का साफ मतलब होता है जो भी मेरे पास साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है 5 कार्बन का, उसमें दूसरे पोजीशन से आपको ऑक्सीजन को उड़ा दिया गया है। तो अभी आपको स्क्रीन के सामने का स्ट्रक्चर दिखा दे रहा हूँ, वहां पे आप देख लो ध्यान से। देख लिया ना। नेक्स्ट आता है मेरे पास नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस को 2 पार्ट में क्लासिफाई करा गया है, प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स। प्यूरिन्स के अंदर आता है ए एंड जी, दैट मीन्स एडेनिन एंड गुआनिन। पिरिमिडिन्स के अंदर 3 बेसेस आया करते हैं, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थायमीन। डीएनए आरएनए तो आप भाई साहब छोड़ ही नहीं सकते, इस पे सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं आएगा, टेढ़े टेढ़े तो आएगा ही आएगा, गारंटीड इससे क्वेश्चन आएगा। पहला तो खड़े खड़े डिफरेंस पूछ लेंगे, नहीं ये पूछेंगे तो भाई साहब को ना नाइट्रोजनस बेसेस के बीच में डिफरेंस पूछ लेंगे। कैसे भी बताता हूँ। सबसे पहले आपको बता रहा हूँ, जो डीएनए होता है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, जो आरएनए होता है सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद आपको यहाँ पर ध्यान से ऑब्जर्व करना है, नाइट्रोजनस जो बेस होता है डीएनए के अंदर एजीसीटी होता है, और नाइट्रोजनस जो बेस होते हैं आरएनए के अंदर एजीसीयू होता है। तो यहाँ पर फर्क किसका है, टी का, दैट मीन्स थायमीन का, और यहाँ पर फर्क किसका है, यहाँ पर यूरासिल का। तो ये ध्यान रखना है, आरएनए में यूरेसिल होता है और डीएनए में थायमीन होता है। कई बार उल्टा पूछ लेंगे, बताओ आरएनए में कौन सी बेस नहीं होती है। तो बेस हमारे पास 5 ही होते हैं, 5 नाइट्रोजनस बेस। कौन कौन से, एजी कट कर दो, एजी कट कर दो, मतलब देखो यही लिखा था, एजी वाले होते हैं प्यूरिन्स और कट वाले होते हैं पिरिमिडिन्स। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए एजी वाले क्या होते हैं, प्यूरिन्स, और कट वाले क्या होते हैं, पिरिमिडिन्स होते हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझना है। यहाँ पर जो टी है, यहाँ पर कट मतलब टी जो है वो टी क्या है, पिरिमिडिन्स है। आपके पेपर में कई बार पूछा गया कि डीएनए की प्यूरिन्स बेसिस, डीएनए की पिरिमिडिन्स बेसिस, आरएनए की प्यूरिन्स बेसिस, आरएनए की पिरिमिडिन्स बेसिस बता दो। तो आपको क्या करना, जो ये आपके पास बेस दिया है इसी से क्या करना है, आपको क्लासिफाई कर देना है। तो आपको तो पता चल गया ना कि प्यूरिन्स कौन सी, पिरिमिडिन्स कौन सी है, बस इसको ध्यान से लिख लेना अच्छे से। तो यहाँ पर जो पेंटोज शुगर होता है वो बीटा डी 2 डीऑक्सी राइबोज शुगर होता है, और आरएनए में जो होता है वो बीटा डी राइबोज शुगर होता है। नेक्स्ट यहाँ पर कई बार पूछा गया है, द कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर इन डीएनए क्या होता है। तो एडेनिन का थायमीन के साथ होता है, गुआनिन का साइटोसिन के साथ होता है। अगर मैंने आप किसी से पूछा कि बता दो आप जीवन में कहाँ पढ़ना चाहते हो, तो आपने क्या कहा, 8 गवर्नमेंट कॉलेज, 8 गवर्नमेंट कॉलेज। तो 8 गवर्नमेंट कॉलेज, दैट मीन्स एडेनिन का थायमीन के साथ, गुआनिन का साइटोसिन के साथ। तो एडेनिन और थायमीन के बीच में डबल बॉन्ड होती है, और गुआनिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होती है। दैट मीन्स यहाँ पर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। अब हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं ग्लूकोज का मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शंस वाला पार्ट। यहाँ पर बेसिकली मैंने सेंटर में रखा है ग्लूकोज को। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं इसको मैं थोड़ा समझा देता हूँ। पहले आपको एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है, बीच में आपको 4 ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है, ऊपर रखना CHO, नीचे रखना CH2H। उसके बाद क्या काम करना, यहाँ समझो, यहाँ पर राइट में आपको लिखना OH, उसके बाद यहाँ लिखना H, उसके बाद यहाँ पर OH, फिर यहाँ पर OH, यहाँ पर OH है तो यहाँ पर आपको H लिखना है, यहाँ पर H है तो यहाँ पर आपको OH लिखना है, यहाँ पर OH है तो यहाँ पर आपको H लिखना है, यहाँ पर OH है तो यहाँ पर आपको H लिखना है। बेसिकली आपको ध्यान से अब यहाँ पर ऑब्जर्वेशंस करनी है
क्या यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप है? हाँ बिल्कुल है। क्या यहाँ पर 5 OH ग्रुप है? बिल्कुल है। देखो 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप है, 5 यहाँ पर OH ग्रुप है। हमारे पास एक एल्डिहाइड ग्रुप है, 5 OH ग्रुप है, और यहाँ पर एक प्राइमरी एल्कोहल है। प्राइमरी मतलब होता है जिसको बोल, जब भी CH2OH होगा तो हम लोग उसको बोलेंगे प्राइमरी एल्कोहल। ये सारे एल्कोहल कौन कौन से हैं? ये OH ये सारे कौन से एल्कोहल? ये है 2 डिग्री एल्कोहल। तो बेसिकली यहाँ पर सिर्फ एक प्राइमरी एल्कोहल है। ये जो सेंटर में हमारे पास ग्लूकोज है, अगर इसकी रिएक्शन हम लोग ब्रोमीन वाटर के साथ करा दें, या फिर टॉलरेंस रिएजेंट के साथ करा दें, या फिर फेलिंग सॉल्यूशंस के साथ करा दें, तो बेसिकली होता क्या है कि ये जो CHO ग्रुप है ये ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है किसमें? कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। बेसिकली जो हमारे पास कंपाउंड्स दे रखे हैं ये है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट CHO कन्वर्ट कर देते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। जो चीज आपके पेपर में पूछा जा सकता है ना, वो पूछेंगे कि भाई साहब आपके पास ना जो ग्लूकोज होता है उसमें प्राइमरी एल्कोहल होता है, उसकी प्रेजेंस को शो करके दिखाओ। तो कैसे शो करोगे? बेसिकली आपको काम क्या करना होता है कि जो भी आपके पास ग्लूकोज होगा उसकी रिएक्शन करा देनी होगी कौन के HNO3 के साथ। कौन के HNO3 बेसिकली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो एल्डिहाइड को भी नहीं छोड़ता है और किसको भी नहीं छोड़ता है, बेसिकली दोनों को धर के रगड़ देता है किसमें? COOH में। तो बेसिकली नीचे वाला पार्ट भी हो जाता है COOH और ऊपर वाला पार्ट भी हो जाता है COOH। तो बेसिकली जो प्रोडक्ट मिलता है उसका नाम है सैकरिक एसिड। तो सैकरिक एसिड क्या होती है? SACCHARIC, ये होता है सैकरिक एसिड। यहाँ देखो 2 C है ना, तो ऊपर भी COOH एक ऊपर है, एक COOH नीचे है, दैट मीन्स यहाँ पर सैकरिक एसिड बनता है। ये जो भी कंपाउंड हमारे सामने बना है, इस कंपाउंड का नाम आपको ना कमेंट सेक्शन में बताना, तो प्लीज बता देना जरा मेरे को। नहीं बताओगे ना कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा, पहले आप बताना कमेंट में, ठीक है? मैं उसके बाद रिप्लाई कर दूंगा। उसके बाद क्या काम करना, जो भी मेरे पास ये ग्लूकोज था इसकी रिएक्शन अगर हम लोग करा दे रेड फास्फोरस विद HI के साथ, आपको पता है ना साफ साफ क्लियरली दिख रहा है कि सारे के सारे कार्बन जो होते हैं, यहाँ भी देखो कार्बन होता है, यहाँ भी कार्बन होता है, यहाँ भी कार्बन होता है, यहाँ भी कार्बन होते हैं, जितने भी कॉर्नर्स वगैरह है ना, ये सारे सेंटर यहाँ पे कार्बन है। तो सारे के सारे कार्बन सीधे कनेक्टेड है। ये प्रूफ कैसे पता चलता है? इसके प्रूफ के लिए भाई साहब हम लोग क्या काम करना पड़ता है कि रेड फास्फोरस और HI के साथ इसको हीट कर देना पड़ेगा। तो होगा क्या, 6 कार्बन थी तो 6 कार्बन की स्टेट चेन की एल्केन बन जाएगी। बेसिकली यहाँ बन जाता है N हेक्सेन बन जाता है। तो यहाँ 6 कार्बन थी तो 6 कार्बन की एल्केन क्या होती है? CH3 होता है, CH2 होता है। फिर कितनी बार CH2 होने वाले हैं? बीच में 4 बार तो होंगे ना CH2। तो CH2 फिर CH2 4 बार हो गया, लास्ट में क्या लगा देना? CH3। अब बेसिकली इसी को ही हम लोग कहते हैं N हेक्सेन। क्या कहते हैं इसको हम लोग? N हेक्सेन कहते हैं। ये बात समझ में आ गई? यहाँ पर N का मतलब एक नॉर्मल चेन है, कोई ब्रांचिंग वगैरह नहीं हो रखी, इसीलिए हम लोग बोलते हैं N हेक्सेन। यहाँ पर हम लोग की रिएक्शन ये प्रूव कर रही है कि ऑल कार्बन एटम इन ग्लूकोज आर कनेक्टेड इन अ स्ट्रेट चेन। ये भाई साहब मैंने कुछ नहीं कर रखे, सारे काम भाई साहब एक्सपेरिमेंट के थ्रू पता चले। इसकी रिएक्शंस करा देते हैं हाइड्रोक्सिलेमिन के साथ और हाइड्रोजन साइनाइड के साथ। हाइड्रोक्सिलेमिन के साथ जब कराता तो बेसिकली होता क्या, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ से ऑक्सीजन यहाँ से निकल जाता है। तो बेसिकली होता क्या यहाँ पर ऑक्सीजन और यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन निकल जाएगा। तो बेसिकली होगा क्या, यहाँ पर बन जाएगा CH और यहाँ पर हो जाएगा डबल बॉन्ड और यहाँ पर हो जाएगा N और यहाँ पर हो जाएगा OH। तो जो बनने वाला कंपाउंड होगा उसका नाम क्या होगा पता है? ग्लूकोऑक्साइम। क्या नाम होगा? ग्लूकोऑक्साइम या ग्लूकोज ऑक्साइम। सारा फोकस आपको CHO वाले पार्ट पर होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं रफली दिखा दे रहा हूँ, जो CHO होता है ना उसको मैं यहाँ पर आपको दिखा दे रहा हूँ। करना क्या आपको, नीचे वाला पार्ट तो आपको ध्यान ही नहीं देना है। बेसिकली यहाँ पर HCN जो है ना, क्या काम करना है, इस H को यहाँ पर ना O पर चिपकाना है तो OH बन जाएगा और इस कार्बन पे चिपकाना है CN वाला पार्ट। तो बेसिकली यही वाला जो होगा पार्ट, तो यहाँ पर हो जाएगा C लिखना है और यहाँ पर बेसिकली क्या काम कर देना है, यहाँ पर लिखना है CN और ऊपर चिपका दो आप OH और यहाँ पे हो जाएगा H। बेसिकली जो ये O था उसको कर देना OH और कार्बन में चिपका दिया मैंने CN और इस वाले H को थोड़ा मैंने इधर कर दिया। बेसिकली ये बन गया ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। बेसिकली यहाँ पर जो बनने वाला कंपाउंड होगा उसका नाम क्या होगा? ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। अब इस वाले पार्ट में ना मोस्टली बच्चा गलती करता ही करता है, आई डोंट नो ऐसा क्यों करता है। फिलहाल आप ध्यान से देखना, कुछ ना कुछ तो आपको भी शायद समस्या होगी ही होगी। अगर आपके पेपर में क्वेश्चन दे दिया गया कि आपके जो ग्लूकोज होता है उसमें 5 OH ग्रुप होते हैं,
इसकी प्रेजेंस को चेक करके दिखाओ यहाँ पर। तो बेसिकली अब करना क्या पड़ेगा, आप चाहे तो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करा सकते हो या फिर एसिटिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करा सकते हो। बेसिकली दिस इज एसिटिक एनहाइड्राइड और दिस इज बेसिकली एसिटिल क्लोराइड। तो आप इसके साथ भी करा सकते हो, इसके साथ भी करा सकते हो। तो बेसिकली मैं प्रीफर करता हूँ एसिटिल क्लोराइड के साथ। बेसिकली थोड़ा छोटा होता है और आसान होता है, ठीक है। तो ये भी पता होना चाहिए आपको, पेपर में कई बार आपको एमसीक्यू वगैरह में पूछ पाछ लेगा ना कि एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करने से क्या बनता क्या है। तो बेसिकली यहाँ बनता है पेंटाएसिटेट, ग्लूकोज पेंटाएसिटेट बनता है। क्या बनता है, ग्लूकोज पेंटाएसिटेट बनता है। अब रिएक्शन कैसे होती है, बड़ी आसान है। यहाँ से देखो आपको लेना है Cl और यहाँ से लेना है H और Cl निकाल देना है। बताओ यहाँ पर टोटल OH कितने हैं, 5 OH है ना, हमको यही तो चेक करना है, 5 OH है। तो एक OH यहाँ पे, फिर एक H यहाँ पे, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ भी तो OH है। तो बेसिकली आपके पास 5 H है यहाँ पर। तो बेसिकली करना क्या पड़ेगा, जो हम अपने CH3COCl लिए कितनी बार लेना पड़ेगा, 5 बार लेना पड़ेगा यहाँ पर। तो होगा क्या, यहाँ पर H और Cl तो चले जाएंगे, H यहाँ से और Cl से चला जाएगा, यहाँ से Cl और यहाँ से H क्या कर जाएगा, चला जाएगा। तो बेसिकली होगा क्या, ये जो पार्ट होगा इसको यहाँ पर चिपका देंगे। चिपकाओ कैसे, ये वाला ऑक्सीजन तो पहले से था ना, यहाँ पर ऑक्सीजन पहले से था, इसको पहले से रहने दो। ये वाले पार्ट को उल्टा लिखना, कैसे लिखना, उल्टा लिखना है आपको। तो यहाँ पर बेसिकली करोगे क्या, C लिखोगे, डबल बॉन्ड O करोगे, यहाँ पर CH3 कर दोगे। जहां जहां है वही सारा चीज मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, हर जगह, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, सब कुछ मैंने जो कुछ भी आपको बताया सब कुछ समझ में आ गया। बेसिकली कुछ नहीं करा है, यहाँ से Cl निकाला और यहाँ से जहां जहां H था वहां से निकाल दिया H और Cl निकल गए। कितने HCl निकले, टोटल 5 HCl निकले। 5 कितने, 5। तो मन करो उसको निकाल के दिखा दो, नहीं तो ना दिखाओ। बेसिकली सिंपल ऐसा भी लिख दो, जो बनने का प्रोडक्ट उसका नाम क्या हो जाएगा, ग्लूकोज पेंटाएसिटेट। इससे हम लोगों ने क्या प्रूव करा कि जो ग्लूकोज होता है उसमें कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं, 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं। अब यहाँ पर कुछ खास बात सुनो, ग्लूकोज का जो ऊपर स्ट्रक्चर दिया गया, जो भी मैंने आपको दिखाया है, उससे कुछ फैक्ट्स एक्सप्लेन हम लोग नहीं कर पाते हैं। जैसे कि हमारे ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप तो होते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप होने के बाद भी भाई साहब ये सिर्फ और सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट नहीं देता है। जो ये पेंटाएसिटेट ऑफ ग्लूकोज है, ये हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्शन ही नहीं करता है। जो हम लोगों ने देखा है पेंटाएसिटेट ग्लूकोज, ये भाई साहब हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ तो रिएक्शन ही नहीं करता है। इससे ये पता चलता है कि जो मेरे पास ग्लूकोज है उसमें फ्री एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। तो ये सब बातें आपको दिमाग में रखना है। दूसरा चीज क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है उसके 2 डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, अल्फा फॉर्म होता है, दूसरा बीटा फॉर्म होता है। आई होप सो कि आपको इस लेक्चर में बताई गई तमाम बातें समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप इंप्रूविंग।